रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए इस मौके पर हम आज की इस नशिस्त के दूसरे कलमकार की हैसियत से डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को मैं मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और पहले अब्दुल मजीद मास्टर साहब की कहानी पर कुछ तबसरा करें और उसके बाद अपनी तख्लीक पेश करें। मास्टर साहब बहुत मंझे हुए राइटर हैं और उनकी कहानी पर तबसरा करना उसके लिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। सिर्फ एक बात कहूँगा कि मास्टर साहब वो जहाँ पर वो बच्ची अपने बाप से मछली का तज़किरा करती है कि ऐसी ऐसी मछली को मैं देख रही हूँ और वो ऐसी ऐसी करती है, तो वो कहता है कि वो फिर देखता है उसको मछली को और बोलता है कि मैं अपने दोस्त से कहूँगा। वो ऐसा एक जुमला है, मैं अपने दोस्त से कहूँगा। वो एक जुमला जो है वो कहानी को मजरू कर देता है। वो कहानी वहाँ से खुलने लगती है कि अरे अब तो सब वो यानी आप उसको निकाल दें और वो लड़की के पास से हट के फिर वो अपने तौर पर जो तहकीकात और वो जो सिलसिला चलता है वो कहानी को वहाँ पर बंद रखेगा। यानी वो जो है कि आप वो बच्ची वहाँ रहेगी और वो कहानी जो खुलती थी वो बंद। वो एक जुमले से मैं समझता हूँ वो कहानी मजरू होती है। तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। वो साइंस फिक्शन आपने बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक मेरी नाचीज़ राय में ऐसा थोड़ा सा मैं महसूस करता हूँ कि आखिर का हिस्सा क्लाइमेक्स तक आते आते वो थोड़ी स्पिलिट होती है दो हिस्सों में। वो यानी फंटेसी से जो इधर आती है साइंस की तरफ, थोड़ा सा वहाँ पर वो यानी आप गौर कर लेना उसके ऊपर कि वो कहाँ पर वो हो रहा है, वो स्पिलिट हो रही है, वो मौजू से यानी थोड़ा सा दूर हट रही है, ऐसा मैं महसूस करता रहा। बाकी कहानी बहुत शानदार है। यानी जो उसमें कारी के लिए मवाद चाहिए और जो गिरफ्त चाहिए वो पूरी है। कारी उसमें बंधा रहता है, वो एकदम अपनी जगह कामयाब है। ये एक दो चीज़ मैं महसूस किया था। सर आप उसको देख लें। कहानी जब तक के बंद रहती है तो उसका लुत्फ़ अलग होता है। ये मेरी अपनी वो थी। मैं अपनी कहानी पेश करने से पहले ये कह दूं कि ये कहानी इसी महीना मार्च के जो उमंग है उसमें शाये हो चुकी है। बहुत पहले लिखा था, 4-1 महीना पहले से तो वो उमंग के दफ्तर में पड़ी थी। मुझको मैसेज आ गया था कि आपकी कहानी सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन हम जब पर्चा निकालेंगे, वो पर्चा उस वक्त भी निकलता रहा लेकिन ऑनलाइन था। कागज़ में वो पर्चा अभी मार्च से शुरू हुआ है, तो उस वक्त तो शाये करेंगे। ये कहानी उसमें इस महीना शाये हो गई है, ये मैं पेश कर रहा हूँ। ये मवाद मेरे पास मेरे जहन में बहुत ज़माने से था। उस वक्त जब मैं एक ड्रामा लिख रहा था अपने शेख वदूद के लिए, चीनी पस मंज़र में, और वो ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त लिख गया था। लेकिन उसके लिए मुझको चीन के जो सारे जो लिटरेचर और वो उसकी काफ़ी स्टडी करनी पड़ी थी, क्योंकि उस ड्रामे के जितने किरदार थे वो कोई वहाँ की चीनी रिवायत से हट के नहीं था। हर नाम के पीछे चीन की एक रिवायत थी और एक वो था उसका जो यानी उनकी जो देवमालाई कहानियाँ थी उसमें भी उसका जो किरदार था, उस किरदार को सामने रख कर मैंने वो कहानी को यानी वो उस ड्रामे को लिखा था। और कंपटीशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये हमीद साहब को याद होगा, मालेगांव के स्टेज पर बहादुर चिंग, मुझको उस पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और वो वगैरह वगैरह सब मिला था मुझको। तो उस वक्त जो मेरे चीनी रवायात का मुताला था वो कुछ हिस्सा, कुछ नोट्स जो उर्दू लाइब्रेरी में मैं निकालता रहा था, तो इत्तेफाक से ये मुझको कागजात मिले और ये कहानी मेरे जहन में आती गई। मैं वो उसको उसी वक्त तहरीर कर लिया, ये आपके सामने
आपके रूबरू कन्फ्यूशियस की कहानी। ये इसको आप मजमून भी कह सकते हैं, लेकिन मजमून नुमा कहानी कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादें दुनिया में फैली और उनकी आबादियाँ कायम हो गईं, तो उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उन बस्तियों में अपने ख़ास और बरगज़ीदा बंदे पैदा किए। एक और चीज़ मैं जो इस कहानी को उमंग में जो मैं ख़ास तौर से भेजा था कि ये कहानी वहाँ छप जाए, तो उसकी एक वजह भी है। अभी जो गुज़िश्ता साल, 1.5 साल से या 2 साल से यूरोप में जो चल रहा है कि इजहार राय की आज़ादी, और उस पर जो कुछ किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। ख़ास तौर से फ्रांस के सदर ने जो हरकतें की हैं, जो बयानात उनके आए हैं, वो मुझको कचोके लगाता रहा। ये जब कागजात सामने आए तो बहुत तेज़ी से मेरा जहन इस पर काम किया कि ये कहानी आप बन सकती है और उसको काम में लाया जा सकता है। मैं उसको वहीं उसी तरफ ले जाने की कोशिश की है। कहाँ तक मैं कामयाब हूँ यह फैसला तो आप करेंगे। जब हज़रत आदम की औलादें दुनिया में फैली और उनकी आबादियाँ कायम हो गईं, तो उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उन बस्तियों में अपने ख़ास और बरगज़ीदा बंदे पैदा किए। ये बंदे हैरत अंगेज़ सिफ़ात के मालिक थे। उन्होंने माशरे को ऐसी तालीम दी कि वो बाद में आने वाले लोगों के लिए भी मुफीद साबित हुई। उन बरगुज़ीदा बंदों में तमाम अंबिया इकराम के अलावा सुकरात, वक़रात, अफलातून, अरस्तु, हीरोडोटस और कन्फ्यूशियस वगैरह का नाम भी लिया जा सकता है। कन्फ्यूशियस चीन का एक दानिश्वर ज़ी इल्म इंसान कहलाता है। मुल्क चीन में इसे बड़ा मुकाम और मर्तबा हासिल है। अहले चीन उससे बड़ी अक़ीदत रखते हैं। वो उसे खुदा की तरफ से फ़रिश्तादा एक सूफ़ी और वली करार देते हैं। उसकी पैदाइश हज़रत ईसा की पैदाइश के कितने बरस पहले हुई थी, इसके बारे में वसूख से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक वो 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में पैदा हुआ था। उसने अपने ज़माने के मुरव्वजा उलूम के अलावा भी बहुत से उलूम सीखे थे और ऐसे बुलंद मुकाम तक जा पहुंचा था कि आज भी इज़्ज़त और एहतराम से याद किया जाता है। उसके बारे में एक चीनी देवमालाई रिवायत मौजूद है कि जब वो पैदा हुआ तो किलिन नामी देवता ज़ाहिर हुआ। ये देवता कभी कभी और किसी बहुत ही ख़ास मौके पर ज़ाहिर होता था। ख़ास तौर पर वो उस वक्त ज़ाहिर होता था जब दुनिया में कोई बहुत अजीम हस्ती पैदा होती थी। चीनी लोग उसे चौपायों का देवता कहते हैं। कन्फ्यूशियस अभी एक नौउम्र लड़का ही था कि किलिन ज़मीन दुनिया पर ज़ाहिर हुआ और तलाश करता हुआ कन्फ्यूशियस तक पहुंचा। कन्फ्यूशियस को देखकर उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली। लोगों ने देखा कि उसकी ज़बान पर एक तहरीर थी। उसकी ज़बान पर लिखा था, तुम्हारा मुक़द्दर है कि तुम दुनिया के बेताज बादशाह बनो। दुनिया जानती है कि कन्फ्यूशियस आज भी अहले चीन के दिलों पर राज करता है। उसने बहुत से उलूम हासिल किए। उसने चीनी समाज पर अपनी जहानत और फ़िक्री बसीरत के गहरे नकूश छोड़े हैं। उसके मुतालिक मशहूर है कि वो मुस्तक़बिल के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकता था कि कब क्या होगा और क्यों होगा। इस सिलसिले में उसके बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है। तकरीबन 200 बरस कब्ल मसीह चीन के मगरबी खित्ते में शाकियों पर सन शी हुआंग नामी शहंशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा जालिम और इल्म दुश्मन इंसान था। उसके मुतालिक कहा जाता है कि उसने अपनी सल्तनत में किताबों पर पाबंदी लगा दी थी। उसके ज़माने में जो किताबें मौजूद थीं उन्हें जलाकर खाक कर देने का हुक्म जारी कर दिया था। उसने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत और हिकमत अमली से दूर और नज़दीक की दूसरी तमाम छोटी बड़ी रियासतों और मुमलिकतों को शिकस्त देकर उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। एक मर्तबा का जिक्र है कि सन शी हुआंग के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। वो अपनी सल्तनत को दूर तक फैला चुका था
उसके दिल को इस ख्याल ने गुदगुदाया कि जो सल्तनतें उसने फतह की हैं और अपनी सरहदों को जो वसअत दी है उसकी सैर करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए। वो अपनी पूरी सल्तनत में घूम फिर कर उसे देखना चाहता था। इस अछूते ख्याल के आते ही वो अपने महल से निकल पड़ा। उसके साथ एक बड़ा लश्कर था। वो चलता और आगे बढ़ता रहा उसके साथ, यहाँ तक कि वो कन्फ्यूशस के आबाई शहर में जा पहुँचा। यहाँ पहुंचकर उसने कन्फ्यूशस की कब्र दरियाफ्त की और वहाँ पहुँचा। बादशाह को हैरत ही नहीं, एक किस्म का हसद भी महसूस हुआ कि कन्फ्यूशस को इस दुनिया से गुजरे हुए एक ज़माना गुजर गया, लेकिन लोग अब भी उसे इतनी अक़ीदत से याद करते हैं और इतनी मोहब्बत, अदब और एहतराम से उसका नाम लेते हैं। करीब पहुंचकर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कन्फ्यूशस की कब्र को खोद कर देखा जाए कि इसमें क्या है। इस हुक्म पर उसके फौजी बड़े परेशान हुए। फौजी अफसरों ने उसे ऐसा करने से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की और उसे मना किया, लेकिन वो ज़िद्दी और अड़ियल था। उसने अपने मसाहिबीन की एक न सुनी और न दूसरे लोगों के एहतिजाज को ही खातिर में लाया। वो नहीं माना। आखिरकार कब्र खोद दी गई। उन्होंने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक नुमा ताबूत है और बिल्कुल ताज़ा रखा हुआ है। शहंशाह ने उसे भी खोलने का हुक्म दिया, लेकिन ताबूत किसी तरह खुलता नहीं था। जब ताबूत की लकड़ियों पर कुल्हाड़ी चलाई जाती तो उससे ऐसी आवाज़ें पैदा होती जैसे वह लोहे का हो। बहरहाल किसी न किसी तौर से ताबूत खोला गया। सन शी हुआंग ने देखा कि उस कमरे जैसे ताबूत के फर्श पर वो लाल रेशमी जूते रखे हुए हैं और उन पर सफ़ेद बादलों की सी चमक वाली कशीदाकारी की गई है। एक तरफ दीवार से लगकर एक बांस रखा है जो चलने के लिए लाठी के तौर पर इस्तेमाल होता था। एक कोने में पढ़ने लिखने का कुछ सामान रखा हुआ था, जिसमें एक तख्ती भी शामिल थी। सन शी हुआंग ने तमस्खुर किया और खुद नीचे उतरकर ताबूत में रखे जूते पहन लिए और बांस की लाठी उठाकर बाहर निकलने लगा। यकायक वहाँ रखी हुई तख्ती अपनी जगह से उड़कर बादशाह के सामने आ मुअल्लक हुई। बादशाह ने देखा कि उसकी तख्ती पर लिखा हुआ था। यहाँ पर मैं उस इबारत को थोड़ा सा यानी तुकबंदी करने की कोशिश की है। उसमें थोड़ा सा जनाब से भी मैंने मदद ली थी। मैं नहीं जानता शायरी, लेकिन जब मैं इसको लिखा था तो जनाब को बताया था कि जनाब देख लें ज़रा, एक दिन ऐसा आएगा, संशी यहाँ पे आएगा, उसके हमरा होगी सिपा जैसे कि हो रात सियाह। मेरे जूते पहनेगा, पहन के वो इतराएगा, शाकियों की चाह में निकलेगा वो राह में, लेकिन वो ये ना माने, भर गए उसके पैमाने। तख्ती की इबारत पढ़कर सन शी हुआंग बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ। उसने फ़ौरन कब्र को बंद कर देने का हुक्म दिया और वहाँ से चल पड़ा। जब वो शाकियों पहुँचा तो बीमार हुआ और आखिर इसी बीमारी में फौत हो गया। दुनिया के तमाम बरगुज़ीदा बंदों का एक अपना मुकाम है। वो अदब व एहतराम के हकदार हैं। जिसने भी उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की है उसने मुंह की खाई है, यानी आसमान का थूका मुंह पर आया है। दुनिया ये तमाशा हमेशा से देखती रही है और देखती रहेगी। डॉक्टर इकबाल बर्की साहब अपनी तकलीफ यहाँ पर पेश कर रहे थे। इस तकलीफ पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त है। बर्की साहब ने आज के रोज़ एक अजीब व गरीब तहरीर पेश की। अगर वो वाक़यात जो उसमें बयान किए गए हैं सच्चे हैं तो वाकई वो एक बहुत ही अजीब चीज़ है जो बच्चों के दिल पर अच्छा असर डालेंगी। कन्फ्यूशियस की शख्सियत को भी वो वाज़े करती है और तारीख़ की मालूमात भी उसके अंदर भरपूर है। कहानी में इतनी खूबसूरती है, वो आखिर का मंजर जो आया है कि वो तख्ती निकलती है और बादशाह उसको पढ़ता है और उसी के बारे में लिखा हुआ होता है। मुझको याद आया वो वाक़या
कि जब वो एक बादशाह के मसाहिब जो थे उनका बड़ा ये चर्चा हो गया मुल्क में, तो लोगों ने बादशाह का गीबत कर करके, बुराई कर करके उनके खिलाफ में उनका जहन बना दिया। और बादशाह ने हुक्म दे दिया, एक दिन वो आए, बोले तुम बताओ कि मैं किस दरवाजे से बाहर निकलूँगा आज। तो बोले ठीक है मैं बताऊँगा। उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपने पास रख ली। बोले मैंने लिख कर रख लिया है जो आज आप करने वाले हैं। तो बादशाह ने क्या किया, किसी दरवाजे से नहीं निकला, दीवार को खुदवाया और दीवार से बाहर निकला। और फिर वो आलिम जो थे उनसे पूछा कि अब बताओ क्या लिखा है तुम्हारी चिट्ठी में। तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आज के दिन आप किसी दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि दीवार खोद कर उसके रास्ते से निकल जाएंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ याद आ गई जब वो जूता पहना है उसका कन्फ्यूशस का जब आया वो तो पर जो आपने मंजूम किया है, वो मंजर जैसे ही आपने पेश किया मुझको वो बात याद आ गई। खूबसूरत कहानी है। बस वो मुझे ज़रा सा एक चीज़ ना मेरे अपनी निजी तौर पर जब खटकती है वो ये है जनाब, ज़रा बुरा मत मानना, अंबिया इकराम के नाम के साथ में चाहे जितनी बड़ी ये हस्ती हो, कन्फ्यूशियस है, अरस्तू है, अफलातून है, कोई है, उनके नाम के साथ में इनका नाम इस्तेमाल करना ज़रा सा मुनासिब बात मुझको नहीं लगी है। समझे क्या? उसका जिक्र अलग करते, इसका जिक्र अलग करते, अंबिया किराम और ये लोग ऐसा नहीं, ये ज़रा सा ठीक नहीं लगता है मुझको अपने तौर पर। बस इतनी बात है। बाकी कहानी बहुत शानदार है, बहुत दिलचस्प है, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है, बहुत सी मालूमात देने वाली है। इस लिहाज से मैं उस कहानी पर आपको बेहद मुबारक। डॉक्टर इकबाल बर्की सर की कहानी पर अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने तबसरा किया, और कोई साहबान अगर तबसरा पेश करना चाहें तो उन्हें इजाज़त है। मुझे ये कहानी इस मानों में पसंद आई कि इस कहानी के ज़रिए डॉक्टर इकबाल बर्की सर की जो तख्लीकी सलाहियत है उसका मुझे एक अलग रंग देखने के लिए मिला। असातीरी दास्तानें जो हुआ करती हैं, या जिसे आप देवमालाई दास्तानें कह लें, बच्चों को ऐसी दास्तानें बच्चे जब पढ़ते हैं या ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं तो वो खुद उन किरदारों के साथ हो लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपने कन्फ्यूशियस, एक मशहूर मारूफ जो मुफक्किर भी था, पॉलिटिशियन था, उसके साथ आपने जिस तरह से कहानी को बरता है, ज़ाती तौर पर मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। मैं ख़ुद भी कहानी सुनने के दौरान खुद को बच्चा महसूस कर रहा था, और कुछ ऐसे इंग्लिश मूवीज़ भी साथ ही साथ जहन के पर्दे पर चलने लगी जिस तरह का इख्तिताम हुआ। बहुत ही मुतासिरकुन ये आपकी कहानी लगी। मैं एक मुनफरिद अंदाज में तख्लीक की गई कहानी के लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के और भी आपके कलम के बच्चों की कहानियों के ताल्लुक से मुख्तलिफ रंग देखने के लिए। आगे आचीज़ नजीश के तीसरे कलमकार की हैसियत से मैं चाहूँगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक, अपनी कहानी यहाँ पर पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।